awareness program on career awareness and guidance, which is very important for you. You must be thinking why now itself. अभी से हमें क्यों इस करियर गाइडेंस की जरूरत है? तो आपको बता दूं कि अभी से यदि आप इस करियर गाइडेंस को अगर आपको कोई गाइड नहीं करता है तो ऐसे में क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है, आप 9-10 पे चले जाते हैं और फिर सब्जेक्ट ऑप्शन चूज करना आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आपके इंटरेस्ट और आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग जो जॉब ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है 11th और 12th में, राइट? ओके, तो अभी से अगर आप एनालाइज करके रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप उस सब्जेक्ट को माइंड में क्लियर रखेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट माइंड में क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है किस जॉब के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं आपसे कोई भी ऑप्शन पूछती हूँ, जैसे कि आलोक व्हाट यू वांट टू बिकम? आई बिकम इंडियन आर्मी। ओके, यू हैव टू जॉइन इंडियन आर्मी। तो अगर वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो उसको किस किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है वो इम्पोर्टेंट है। आपको अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है और आप पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट पे, फॉर एग्जांपल उसने मैथ्स चूज नहीं किया और सिर्फ बायो से पढ़ रहा है पूरा 11th-12th तक, तो वो उसके लिए फिर रॉन्ग ट्रैक हो जाएगा। ऐसा समझ में? सो इट इज इम्पोर्टेंट टू मूव एट द राइट ट्रैक। सो इस वजह से आज मैंने ये करियर गाइडेंस प्रोग्राम और करियर अवेयरनेस रखा है टू गाइड यू अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर करियर। ओके, एंड यू हैव टू बी सीरियस फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी पढ़ाई और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका स्टडीज, कि आपका जो फोकस है वो आप अगर नहीं करेंगे अभी से क्लियर तो वो आपको फ्यूचर में आपको सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट होगा। रिग्रेट मीन्स यू नो व्हाट, आपको सिर्फ पछताने के अलावा कोई समय नहीं मिलेगा। ठीक है? So these are the content of introduction. I will introduce you about the career guidance. Then I will tell you the importance and career goal setting. How you have to set the goals. Okay, career planning and about how you have to be physically and what all commitments you have to give to yourself, not others, to yourself. Okay, आपको खुद से कुछ promises करने होंगे कि खुद से उस हिसाब से करना है, मतलब कोई चीज करना है यदि तो खुद से आपको एकदम निश्चित होना होगा। ठीक है? और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपको बताऊंगी कि आपके इंटरेस्ट और आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कितने अपॉर्चुनिटीज आपके इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है? So in the introduction, as I told, it is important for everyone, not only for learning, but you have to live in society with dignity and with happiness. आपके हैप्पीनेस और डिग्निटी के साथ रहना सोसाइटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपके करियर में कौन सा जो गोल है, कौन सा चीज है जो आपको हैप्पीनेस दे, आपको प्रॉपरली आप जैसे चाहे वैसे रह सके। अगर मैं ज्यादातर आप लोगों से पूछूं कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं तो आप लोगों का आंसर अक्सर होता है कि कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा का सपना है कि मैं इंजीनियर बनूं या डॉक्टर बनूं। बट उस इंजीनियर, अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपने फादर ने कह दिया है कि आपको इंजीनियर बनना है और आपका माइंड उस तरफ नहीं है, आपको इंजीनियरिंग का कोई भी नॉलेज नहीं, आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, तो आप उस चीज में, उस डायरेक्शन में आप कितना भी मेहनत कर लेंगे वो आपका सारा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। ऐसे समझ में? क्योंकि मैंने ज्यादातर, जब भी मैंने पूछा है ज्यादातर स्टूडेंट्स लोगों से कि आपका क्या करियर ऑप्शन है, आप क्या बनना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोगों का, मैक्सिमम लोगों का आंसर मैंने देखा कि उन लोगों का रहता है कि मेरी मम्मी ये चाहती है कि मैं ये बनूं, मेरे पापा ये चाहते हैं ये बनूं। जो पेरेंट्स अक्सर जो चाहते हैं कि जो उनका खुद का सपना नहीं पूरा हुआ रहता है तो अक्सर सोचते हैं कि उनके बच्चे जो है वो सपना पूरा कर दें, लेकिन वो सपना, वो उम्मीद तभी लगाया जा सकता है जब उस तरह का स्किल हो और वो एक इंटरेस्ट हो। तो कभी भी आपको ये ऑप्शन तो कभी नहीं चूज करना है कि हाँ मेरे पेरेंट्स चाहते हैं इसलिए। आपका किस फील्ड में, किस करियर में, किस अपॉर्चुनिटी आपको जो भी मिलती है, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में है, उसमें आपको मेहनत करना है। ऐसा समझ में पूरा, लेकिन उसके पीछे आपको भी खुद निश्चित होना है कि आपको उसके लिए एकदम फोकस्ड होना है और उसके पीछे मेहनत करना है। अब आपने कह दिया है कि आपको डॉक्टर बनना है और आप उसके पीछे मेहनत ही नहीं करेंगे, अगर आप आपको बनना है, आपका इंटरेस्ट भी है, सब ठीक है, आपके पास इंटरेस्ट भी आ गया, आपका इच्छा भी है, आपके अंदर स्किल्स भी है, बट उसके पीछे अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो आपने अगर माइंड में एक बार सेटअप कर लिया है कि आपको ये करियर लाइफ में चूज करना है तो उसके पीछे आपको
पूरी तरह से लगना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, इसका सबसे बड़ा जो एक आपको एग्जांपल दूंगी, अक्सर स्कूल्स में जो है, ये आपका सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? स्कूल्स में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। जैसे कि आपको जो एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन में आपको वॉलेंटियर्स का अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको सिंगिंग कंपटीशन होता है, अभी कुछ वक्त पहले जीके कंपटीशन हुआ था। तो डिफरेंट जो एक्टिविटीज हुए थे, इसके अकॉर्डिंग जो है आपको पता चल गया कि ये चीजें मेरे अंदर है। ये चीजें क्या लाती है? आपकी क्वालिटी, आपकी पर्सनालिटी दिखाती है। इसके अकॉर्डिंग, इसके बेसिस पे आपके टीचर आपको बता पाएंगे कि बेटा आप इस चीज में ज्यादा फिट होते हो, आप इस पर्टिकुलर चीज में आपका स्किल ज्यादा डेवलप है, तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जैसे कि एनुअल फंक्शन हुआ था, यदि आप लोग वॉलंटियर्स का काम करते हैं, आप एक परफेक्ट वॉलंटियर होते, तो आप जो है इवेंट मैनेजमेंट में आप वर्क कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आप उस चीज में आप एज ए वॉलंटियर आप परफेक्ट हुए, तो इट मीन्स कि आप इवेंट मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, आपके पास है ऑप्शन। ठीक है, अगर कोई भी ऑप्शन अगर आप चूज कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पहली बात ये आ जाती है कि आप जो है मेहनत उसके पीछे नहीं करते हैं। कारण ये है कि हम लोग बॉन्डेड हैं, किसके पीछे बॉन्डेड है? सब्जेक्ट की, कोर्स की। मेरे सिलेबस में इतना कोर्स में मतलब है, अगर थर्ड क्लास का है, थर्ड क्लास में है, पहली बात तो आप थर्ड क्लास का ही अगर आप टॉपिक जो है वो पढ़ने में आपको वो लगता है, घर पे अगर मम्मा लोग बोलेंगी कि आपको ये होमवर्क मिला है, तो आप बोलेंगे कि मैम ने इतना ही करने बोला है या इतना ही मुझे करना है। वो जो लिमिटेड आप लोग स्टडी करते हैं, वहीं पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप अगर थर्ड क्लास में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप फोर्थ की स्टडी नहीं कर सकते हैं। आपको नॉलेज जो है जितना ज्यादा है आप बढ़ा के पढ़ सकते हैं। आप ये कभी नहीं सोचिए कि मेरा सिलेबस बॉन्डेड कभी नहीं होना है कि हाँ मेरा इतना सिलेबस है, इतना ही पढ़ लूंगी, आज मैम ने इतना ही बताया तो इतना ही पढ़ूंगी। आप उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो आप जितना ज्यादा स्टडी करेंगे उतना ज्यादा आपका क्लियर होगा। और उसमें आपको सबसे पहले तो क्लियर होना है कि बेसिक एजुकेशन जो है आपका क्लास 10 तक आपको सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है। लेकिन कोई एक सब्जेक्ट होगा जो आपका सबसे स्ट्रांग होगा, किसी का मैथ स्ट्रांग होगा, किसी का साइंस स्ट्रांग होगा। तो जिसका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसमें आप पूरी मेहनत कीजिए। ऐसा ना हो कि आप उसमें भी मेहनत ना कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, उसको आप इंटरेस्टिंग बनाइए। आप उसको पीछे, आपको बेसिक एजुकेशन क्लास 10 तक लेना ही है, तो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स में कुछ हद तक आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं। तो आपको कुछ इंटरेस्ट, कोई चीज ऐसा होता है कि जैसे इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको क्रिकेट मैच खेलना है, तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि आप खेलना चाहते हैं या नहीं, आपको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट उसकी तरफ चला जाता है क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। यदि आपसे कहा जाए कि 2 घंटा पढ़ना है, तो वो आप चीज नहीं करेंगे क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो जो इंटरेस्ट आपने जो खेलने के लिए जो लगाया है मन में, वो पॉजिटिव इंटरेस्ट आपको फिर स्टडी में आपको उतने देर तक लगाना होगा। आपको ये चीज सोचना होगा कि नहीं मुझे वो चीज करना है। तो पहली बात तो आपको, पहले पॉइंट ये है कि पहली बात आपको एनालाइज करना है आपके अंदर स्किल्स क्या है। दूसरा सब्जेक्ट, अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आपको उसके पीछे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है उसके पीछे मेहनत कीजिए, क्योंकि जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसमें तो आप हमेशा अच्छे रहोगे। ऐसा समझ में, अक्सर क्या होता है हम जिसमें अच्छे होते हैं हम उसी को हम लोग लेकर के चलते हैं, जिसकी वजह से बाकी जो सब्जेक्ट है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो चूज कर रहे हैं करियर का, वो स्किल किस बेसिस पे, आपकी पर्सनालिटी क्या डिसाइड करती है वो देखते हैं, आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कौन सा ऐसा फील्ड है जो आपको हैप्पीनेस देता है। ठीक है, जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। किसी को जो है कंसंट्रेशन से ड्राइंग करने में बहुत खुशी मिलती है, किसी को एक जगह बैठ करके बेंच पे एक ही जगह बैठ करके सिर्फ कुछ ना कुछ बहुत मन लगा के लिखते रहना और इस तरह का चीजें पसंद है। कुछ लोगों का मन नहीं लगता है लिखने में, कुछ लोगों का एक जगह बैठ करके लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो जिन लोगों का नहीं लगता है मन, मान के चलिए कि वो एडवेंचरस होंगे, वो फील्ड रिलेटेड एरिया में वो जाएंगे, फील्ड वर्क मतलब बाहर से रिलेटेड, तो आप उसके पीछे आप गोल चूज कीजिए। अगर आपका एक जगह बैठ करके कोई कार्य करने में मन नहीं लगता है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, आए समझ में, उसके लिए भी ऑप्शन है। तब फिर आप दूसरा स्किल डेवलप कीजिए। फिर अगर आपका इंटरेस्ट आउटिंग में है, आउटिंग में किसी को लगता है कि मुझे बस बाहर
घूम के फील्ड में इस तरह से, तो आप उसके पीछे आप जैसे वाइल्ड लाइफ जैसे कि मैंने पिछले लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, वाइल्ड लाइफ का बहुत सारा जानकारी दिया था। ओके, तो आप वाइल्ड लाइफ में आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, तो आपको उसके पीछे भी तो फोकस होना पड़ेगा। आया समझ में? तो पहला इंपॉर्टेंट थिंग स्किल होता है, इंटरेस्ट होता है, फोकस होता है, कि कोई भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं उसके पीछे आपको फोकस होना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये ट्री ऑफ ग्रो ऑफ अवर ग्रोथ, यहाँ देखिए आप फेवरेट सब्जेक्ट्स जो है जनरली आप चूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट है, हॉबीज है, किसी का सिंगिंग हॉबी है, किसी का ड्राइंग है, तो किसी का कुछ है। कुछ ऐसे बच्चे हैं आप में से जिनका सब्जेक्ट्स में टोटल मतलब कभी 5 मार्क्स आता है, 6 मार्क्स आता है, सब्जेक्ट्स में किसी सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप ड्राइंग में अच्छे हैं, आप ड्राइंग में बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है एक दो स्टूडेंट को, फॉर एग्जांपल नंदिनी ऑफ क्लास 4, ये ड्राइंग में बहुत अच्छी है लेकिन पढ़ाई में एकदम नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका करियर ऑप्शन खत्म हो गया। अगर ये पढ़ाई में चीज़ें में नहीं, तो उसको थोड़ा सा बेसिक एजुकेशन के पीछे थोड़ा मेहनत करके आपको करना है, उसके आगे में आप फ्यूचर में ड्राइंग में ही जा सकते हैं आगे। ज़रूरी नहीं है कि एक ही फील्ड में आप जाएं, ड्राइंग में भी जा सकते हैं, सिंगिंग में भी जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में बहुत करियर ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है पार्ट टाइम वर्क होता है, पोस्ट सेकेंडरी स्कूल होता है, इंटरेस्ट हॉबीज के अलावा जो है हाई स्कूल डिप्लोमा, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाई स्कूल आपको करना है, उसके बाद हाई स्कूल के बाद में डिप्लोमा कोर्सेस होता है। किसी को अगर मान लीजिए जैसे इसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, ज़्यादा स्टडीज में वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टडीज में वीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो स्टडीज में वीक है तो क्लास 10th के बाद में वो कोई डिप्लोमा कोर्सेज कर सकता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है, जिसमें उसका एक इंटरेस्ट है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई एक सब्जेक्ट और कोई एक चीज आपको स्ट्रॉन्ग रखना होगा जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप उसमें भी फोकस नहीं रहेंगे तो आप कहीं के लिए रहेंगे। आया समझ में? इसके बाद मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी कि ये करियर गाइडेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमें स्कूल में गाइडेंस देना इतना इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो आपको बता दूं कि यदि हमारा करियर के लिए कोई गाइडेंस अभी से नहीं दे, अगर जैसे स्कूल है, स्कूल में आपको गाइडेंस मिल जाता है, इस तरह से अगर आपको कोई गाइड ना करे करियर में, तो अक्सर क्या होता है आप रॉन्ग फील्ड चूज कर लेते हैं और वहाँ जाने के बाद में फिर आपको रिग्रेट होता है कि ये फील्ड मैंने क्यों चूज किया, या उसमें आपको खुशी नहीं मिलती है, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, तो आप उसमें ना अर्न कर पाएंगे, ना आपको हैप्पीनेस मिलेगा और ना आप सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल कभी नहीं होंगे। ऐसा समझ में? यदि कोई भी पर्टिकुलर चीज आपको बनना है तो अभी से आपको सोचना है, या फिर कोई गाइड कर देगा आपको, तो उससे क्या है आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये स्किल मेरे अंदर डेवलप है, यानी मुझे यही फील्ड चूज करनी है। तो चाहे कोई भी चीज हो, आपको वो फील्ड नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको देखा है, ये बहुत एक लड़का है छोटा सा, बहुत कंफ्यूज है। ये स्टेट आप लोगों का होता है इस टाइम पे, इस टाइम पे आप लोगों का भी स्टेट हो सकता है ना भी हो। अक्सर अभी इस वक्त आप लोग करियर के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन 10th में जैसे ही आपको बोल दिया जाएगा कि आपको सब्जेक्ट चूज करना है, पूरा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। आपका इंटरेस्ट साइंस में है फॉर एग्जाम्पल, और आपको बनना कुछ और है, तो साइंस लेके आप क्या कर लेंगे? ऐसा समझ में? तो आपको जो करना है उससे तो लिंक होना चाहिए, तो आपको इसीलिए फ्यूचर की जो सोच है अभी से आपको सोचनी है। ठीक है, यहाँ देखिए कॉलेज में किस कॉलेज में जाऊँ, स्पोर्ट्स एज ए करियर चूज करूँ और कॉमर्स फील्ड, साइंस फील्ड, कौन सा फील्ड चूज करूँ, एक कंफ्यूजन दिमाग में। नेक्स्ट जो है करियर के जो डिफरेंट पार्ट जो है, एक एजुकेशन है, एक विजन। विजन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक विजन को बहुत क्लियर रखना है कि फ्यूचर में मुझे करना क्या है। ठीक है, और अगर वो करना है तो उससे रिलेटेड मेरे वो सब्जेक्ट स्ट्रांग है या नहीं, क्योंकि कौन से फील्ड में कौन से सब्जेक्ट चाहिए वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर आप ये एनालाइज कीजिए कि वो सब्जेक्ट में मैं स्ट्रांग हूँ या नहीं। अगर मैं स्ट्रांग नहीं हूँ और मुझे वही चीज बनना है, तो आपको सब्जेक्ट स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट में स्ट्रांग होना पड़ेगा। ऐसा समझ में? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्किल्स। आपके अंदर वो स्किल है या नहीं?
आपका इंटरेस्ट है कि और आप किस जॉब को ज्यादा वैल्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टास्क, दिस इज ऑल अबाउट टास्क, जॉब, करियर, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन जस्ट जो वो एरिया है जहाँ पे आप वर्क करते हैं इन द फील्ड वे ऑफ इंटरेस्ट। करियर, लेकिन वो सिर्फ वही नहीं होता। करियर बेसिकली आपका जो एक गोल है, एक प्रोग्रेशन। जॉब के इसमें एक जॉब के इसमें प्रोग्रेशन है जिसमें आप डिग्निटी के साथ आप अपना वर्क हैप्पीनेस के साथ कर सकते हैं, ठीक है। टास्क जो है, डिफरेंट एक्टिविटीज जो है आपको मिलता है जॉब केस में। कई बार आप उस टास्क में फेल हो जाते हैं अगर आपके अंदर स्किल ना हो, अगर आपके अंदर वो इंटरेस्ट हो। ये डिफरेंट टास्क आपको डिफरेंट चीज़ों में मिलता है। ये करियर मैप है, हाई स्कूल, कॉलेज, देन आप जाते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एज या फिर वर्क, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट यू लर्न अबाउट योरसेल्फ। पहले आपको अपने पर्सनालिटी के बारे में जानना होगा और उसके लिए हम हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं उसको, ठीक है। देन यू हैव टू नो अबाउट द करियर्स कि कहाँ कहाँ आपका करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग अब आपको अभी से प्लान बनाना है। आया समझ में? एक मैप, एक प्लान बनाना है कि किस तरीके से हम स्टडीज करें, किस तरीके से हम उस चीज, उस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या मेहनत करें, ठीक है। और अगर आपका कोई गोल सेटअप है और अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं तो आप उस चीज को भी सही करें, ठीक है। देखिए, ज्यादातर बहुत सारे लोग, ये क्वेश्चन है जो कि बहुत गलत क्वेश्चंस होते हैं, ये भी आपको जानना है क्योंकि आप लोग में से ही आप लोग जस्ट क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट जॉब्स आर डिमांड। डिमांड जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ वक्त पहले इंजीनियरिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा था, आपने नोटिस किया होगा। इतना डिमांड बढ़ गया था कि आज बहुत सारे इंजीनियर्स जो है इंजीनियरिंग करके कोई मैकेनिक बन के बैठा हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक शॉप खोल करके बैठा हुआ है, सिर्फ डिमांड के पीछे खाली कि हाँ उसका बच्चा इंजीनियरिंग किया है, मेरा भी बच्चा इंजीनियरिंग करेगा, अब हम भी इंजीनियरिंग करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रेंड्स में भी देखते हैं कि हाँ वो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, हम भी वही करेंगे। तो ज्यादातर लोग जो है डिमांड के पीछे बहुत भागते हैं, तो डिमांड के पीछे कभी मत भागो, क्योंकि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके वो बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत छोटा सा ही, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो अगर इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं कर पा रहे इंजीनियरिंग। जो बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर पाया वही बच्चा कुछ बीसीए, नॉर्मल सा बीसीए करके या बीबीए करके, एमबीए करके बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा बिजनेसमैन बन के बैठ गया। उसने इंजीनियरिंग नहीं किया क्योंकि वो वीक था उसमें। ऐसा समझ में? तो डिमांड के पीछे नहीं भागना है, हमारा किस फील्ड में इंटरेस्ट है उसके पीछे भागना है, ठीक है। व्हाट आर द मोस्ट हाई पेइंग जॉब्स? अगेन सैलरी देखते हैं कई बार कि हाँ ये सैलरी इसमें ज्यादा है तो हम ये ऑप्शन चूज करेंगे। तो कई बार एक चीज याद रखिए कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है और जिस चीज में आपका स्किल डेवलप्ड है, जिसमें आपका स्किल होगा वो स्किल में आप हमेशा बहुत ज्यादा कमाएंगे। अगर किसी फील्ड में आपका स्किल नहीं है और आप सोच रहे हैं कि उसमें ज्यादा पैसा है मैं चला जाऊं, तो उसमें आपको आप कर नहीं पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे इस चीज में। ऐसा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट जॉब्स कैन डू अब्रॉड। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम ऐसा कोई जॉब चूज कर लें जिससे कि हम इंडिया नहीं, हम बाहर वर्ल्ड पे चले जाएं, बाहर चले जाएं, यूएस चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं। लेकिन वो उसके पीछे बहुत सारे कोचिंग्स में बहुत सारे ये सब बहुत सारा पैसा लगा देते हैं कि ये आप आईआईटी करके ये करके मुझे करना है, या फिर कोई भी फील्ड में कोचिंग के पीछे भी बहुत पैसा लगा देते हैं। और उसके अंदर कोचिंग में आईआईटी के लिए कितने लोग कोचिंग करते हैं? हजारों में, लाखों में लोग कोचिंग करते हैं। उसमें से होता कितना है, कितने लोगों का है आईआईटी में? गिने चुने लोगों का, जिनके अंदर वो स्किल डेवलप है। बाकी लोग क्या करते हैं इससे? आपको यदि चूज करना है कि हाँ मुझे आईआईटी में जाना है, तो आप पहले उसमें चूज क्या करेंगे? मेरा इंटरेस्ट, स्किल, आपके अंदर वो स्किल है या नहीं है। अगर नहीं है तो जिस चीज का स्किल है मैं उसी को स्ट्रॉन्ग कर लूं और मैं उस फील्ड में चली जाऊं। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी को जाना है तो सेंट्रल, तो आपके जो ऑप्शंस हैं आप कितने इसमें सेटिस्फाइड हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि जॉब में कि आप कितने पे सेटिस्फाइड हो।
कुछ लोग का सेटिस्फैक्शन लेवल है कि नहीं मुझे आईआईटी करके मुझे या फिर मुझे आईएएस ही बनना है, मैं उतने पे ही सेटिस्फाइड हूँ। कुछ लोग का सेटिस्फैक्शन लेवल है कि चलो कुछ नहीं तो मैं गवर्नमेंट जॉब में ही सेटल, गवर्नमेंट जॉब पे। आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जितना हाई होगा उतना पीछे उसके पीछे आप भागेंगे, उतना पीछे उसके आप फोकस होंगे, उसके पीछे आप मेहनत करेंगे। आप पहले से सोच लेंगे कि हाँ चलो मैं इतने पे ही सेटिस्फाइड हूँ, तो आपको सेटिस्फैक्शन जो है उससे आप डाउन ही हमेशा रहेंगे। तो जितना हायर आपका सेटिस्फैक्शन लेवल होगा उतना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, उतने ज़्यादा आप उसके पीछे आप कार्य कर सकेंगे। आया समझ में? और दूसरा चीज़ है, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, एडजस्टमेंट। आपकी जो लाइफस्टाइल है, हर बच्चे को, हर आप सभी को अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए कि नहीं? सबको चाहिए ना? किस प्रकार की लाइफस्टाइल चाहिए बताइए? आप कैसी लाइफस्टाइल चाहते हो? जैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं वैसी, या कुछ और सपने हैं आपके? सबके अपने अपने ड्रीम्स होंगे। क्या ड्रीम है? चलिए पलक बताइए, बताइए क्या ड्रीम्स है आपके? डॉक्टर बनना है, राइट? तो डॉक्टर बनने के लिए आपने क्या सोचा है? क्या करने के लिए कुछ मोटिव कुछ सोचा है? वही चीज़ है, आप लोग सोचते नहीं, आप लोग को लगता है अभी हम छोटे हैं, लेकिन अभी से आपको सोचना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है? साइंस में भी कौन सा कोर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है? बायोलॉजी। आया समझ में? तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका बायो एकदम स्ट्रांग हो। आया समझ में? ठीक है। और लाइफस्टाइल आप कैसा चाहती हैं? ये तो हो गया करियर के बारे में। लाइफस्टाइल कैसा चाहती है शुभम? चलिए शुभम, ये स्टैंड अप, कैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं आप? मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहता हूं। अच्छी में क्या क्या सपने हैं आपके? मैं एक घर होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए और बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। बड़ा नहीं मतलब अच्छा, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल है कि चलिए एक कार होनी चाहिए, एक घर होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, राइट? तो अब आपको ये जो ड्रीम्स हैं, ये ड्रीम्स भी आपका क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यदि आपने एडजस्ट कर लिया कि चलो ठीक है जैसे हैं हम लोग एडजस्ट कर लेंगे इस घर में, या हम लोग एडजस्ट कर लेंगे इस सिचुएशन में, अगर आपने एडजस्ट कर लिया तो आप उसके पीछे मेहनत ही नहीं करोगे। अब इसने कहा कि मुझे अपना खुद का घर चाहिए, तो ये उसके पीछे मेहनत करेगा। अब उसको उसने सोच लिया कि मुझे अपना खुद का घर चाहिए, मुझे जो अभी मेरा घर है मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे और अच्छा अपना खुद का घर चाहिए, तो वो उसके पीछे वो मेहनत करेगा। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेटिस्फैक्शन लेवल और आपका एडजस्टमेंट, कि यदि आप अपने लाइफस्टाइल में एडजस्ट हो गए तो आपको लाइफ कभी भी वो अच्छी जिंदगी नहीं देगी। अगर आपको अच्छी जिंदगी चाहिए तो आपके वो पागलपन आ जाना चाहिए आपके अंदर, वो पागलपन आ जाना चाहिए कि नहीं मुझे ये लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे एक अच्छा घर चाहिए, मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए। आपको चाहिए जब ये सोचेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसके पीछे वर्क करना शुरू कर देगा कि इसके लिए मैं क्या करूँ। मुझे अच्छा घर चाहिए तो इसके पीछे मैं क्या करूँ, क्या मेहनत करूँ। तो ऑटोमेटिकली जब उसके पीछे आपके अंदर पागलपन आ जाएगा ना अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए क्या करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सबसे पहले तो अभी पढ़ाई करनी है। अगर मैंने पढ़ाई ही नहीं किया तो ये अच्छी लाइफस्टाइल कहाँ से मिलेगी? कितने लोगों को चाहिए अच्छी लाइफस्टाइल, जैसा कि शुभम ने बोला, कितने लोगों को चाहिए? और कितने लोग अपने नॉर्मल जो अभी घर है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हो? उसका घर बहुत प्यारा है ना, इसीलिए। शुभम, आपका एम क्या है? मैम आई बिकम इंडियन आर्मी ऑफिसर। Indian Army officer. Okay. So, do you know what subjects it required? Maths, Mathematics अच्छा होना चाहिए, और next? और geography भी अच्छी होनी चाहिए, social भी, SST भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो अब आप सोचिए आपको आर्मी ऑफिसर बनना है तो उसके पीछे कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आया समझ में? तो आप उसके पीछे जो जो चीज़ें, इंग्लिश स्पेशली जो इंग्लिश है, आपका सोशल है, आपको
मैक्सिमम ज्यादा सब्जेक्ट्स है। आर्मी ऑफिसर लगता है कि आर्मी ऑफिसर बनने के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट, देखिए आर्मी ऑफिसर बनने के लिए बहुत सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। ऐसा समझ में ऑलमोस्ट समझ लीजिए आपको सारे ही सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें, ऑलमोस्ट टेक्निकली देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। If I am not wrong, sir. फिजिकल भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है उसका। फिजिकल यस, फिजिकल एंड फिजिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। जैसे आप लोग, आपको देख के कहा जा सकता है कि यस यू कैन बिकम आर्मी ऑफिसर बिकॉज यू आर फिजिकली स्ट्रांग। आपको कैसे पता चलता है फिजिकली स्ट्रांग है स्कूल में? बताइए, टीचर्स तो बताते होंगे ना। कैसे आपको फील होता है कि आप फिजिकली स्ट्रांग हैं, या टीचर्स को कैसे फील होता है? सर हाँ, सबको तो लगता है सर कि सभी प्लीज लोग टेल हिम। हमको तो लगता है कि सभी लोग हमको देख के बस होता है, हाइट के हिसाब से बोलते हैं हमको। हाइट, ओके सर आप बताइए सर, ये फिजिकली स्ट्रांग है आपको कैसे पता चलता है? फिजिकली स्ट्रांग का मतलब होता है कि आपका जो है ना, सबसे पहले तो फिजिकल स्ट्रांग ये होता है, घर से स्टार्ट होता है कि आप किस प्रकार के डाइट को लेते हैं, ठीक है। वैसे फिजिकली स्ट्रांग की बात है तो सबसे पहले तो आर्मी के लिए होता है कि वो देखा जाता है कि आपके बॉडी में कोई भी पेन वगैरह ना हो, जिससे कहीं टूटा फूटा भी ना हो, इस तरीके से ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप किसी चीज़ को कितना देर तक एब्जॉर्ब कर पाते हैं, क्षमता आपके अंदर कितनी है, ताकत कितनी है, ये सब सारी चीज़ें। जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, आप रनिंग करते हैं, कितना आप रनिंग कर सकते हैं एक बार में, एक बार दौड़ लगाना स्टार्ट किया, कितना आप दूर तक जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें फिजिकल। अगर आप फिजिकली कमज़ोर रहेंगे तो आप जो है बहुत जल्दी थक जाएंगे, बहुत जल्द पैर में या कहीं भी दिक्कत होगी तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। ये सारी चीज़ें फिजिकल में आता है। इम्यूनिटी पावर आपकी। इम्यूनिटी पावर, ये सब चीज़ें होती हैं। वैसे स्कूल्स में जो है, जैसे मैंने आपको कैसे बताया कि आप फिजिकली स्ट्रांग है, मैं बताऊं? आपको जब भी कोई भी वर्क दिया जाता है, मतलब सभी बच्चों को दिया जाता है, मैंने नोटिस किया है कि कोई भी बेंच या कोई भी चीज आप एक हाथ से उठा करके फट से ऊपर लेके आते हैं, और बहुत सारे लोग इसके लिए मेहनत करते हैं। तो जो लोग मेहनत करते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, और जो लोग प्रॉपरली कर पाते हैं, तो इसी से पता चलता है कि हाँ फिजिकली स्ट्रांग है। और स्ट्रांग आपको बनना है। वैसे आदर्श स्टैंड अप, सिट डाउन शुभम। नेक्स्ट आदर्श, यस आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा तो साइंस में जाना है। यस आई नो। यस, मैंने इसको पहले एक ही हफ्ते जब मैंने क्लास किया था, मैंने इसे कहा था कि तुम साइंटिस्ट बनोगे। पूछो क्यों, बताओ। इसलिए पहला चीज है कि इसका हमेशा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन, हमेशा ये कभी भी किसी के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता है। जब मैं, अगर किसी ने, मान लो मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगी, उसमें वो 10 क्वेश्चन पूछेगा, उससे रिलेटेड बाहर का भी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसको उस टॉपिक पे ही नहीं रहना है, उस टॉपिक से बियॉन्ड टॉपिक उसको चाहिए होता है नॉलेज। मान लो अगर मैंने अर्थ के बारे में पढ़ा रही हूँ या वीनस के बारे में पढ़ा रही हूँ कोई भी चीज, तो उससे रिलेटेड वो सारी चीजें पूछना शुरू कर देता है। तो ये एक चीज, दूसरा इसका पॉइंट है, इसका जो प्लस पॉइंट मैंने नोटिस किया है, ये बाहर जो है ना, जो है ये जनरली एक जगह बैठ के, सिस्टमेटिकली बैठ करके एक जगह कार्य करना साइलेंटली पसंद करता है, ज़्यादा गॉसिप पसंद नहीं करता है, ज़्यादा बातें नहीं पसंद करता है, ज़्यादा बोलना भी नहीं, मतलब बोलता है लेकिन वो अपने ही टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन बाकी और किसी प्रकार की ये बातें नहीं करता है, और वो एकदम फोकस्ड है। तो इससे पता चलता है कि वो साइंटिस्ट बन सकता है। तो मैंने इसका जो बताया कि ये साइंटिस्ट बन सकता है, किस बेसिस पे बताया? इसकी पर्सनालिटी के बेसिस पे। ऐसा समझ में? तो सबके अंदर अपनी अपनी एक पर्सनालिटी से डाल, उनके अंदर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्वेश्चन मार्क, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कंफ्यूजन बहुत सारा, कहीं ना कहीं ये जो इसके अंदर एटीट्यूड है, सेम एटीट्यूड आई वाज आल्सो सेम लाइक आदर्श। एक्चुअली मेरे अंदर भी बहुत क्वेश्चन है, पहले के अभी भी वही हाल है। अभी भी, आज भी मैं टीचरों के ग्रुप में भी हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक्यूरेसी, कि मतलब कोई भी, मतलब मैं तभी करूँगी जब मुझे पता है कि हाँ ये एक्यूरेट है, तभी मैं करूँगी चीज़। ठीक है, नेक्स्ट जो है राइट क्वेश्चंस। अभी मैंने रॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताया, नेक्स्ट है राइट क्वेश्चंस। व्हाट विल मेक मी हैप्पी? कौन सा जॉब ऑप्शन है जिससे मुझे खुशी मिलती है? किसी
को खेलना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है, ठीक है। व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट, सबका एक पैशन होता है। पैशनेट, यू आर पैशनेट अबाउट सिंगिंग, किसी का पैशन होता है सिंगिंग, किसी का होता है डांसिंग, ठीक है। व्हाट डू आई ड्रीम ऑफ डूइंग, ड्रीम्स आपके, जैसे कि थोड़ा देर पहले भी मैंने बताया आपको, ड्रीम्स आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। व्हाट डू आई रियली वांट टू डू, एक्चुअल में आपको क्या करना है वो चीज़ आप सोच के रखिए। कितने लोग मुझे कल सोच के बताएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। आप लोग एक बुक में या एक पेज पे, एक पेज सिर्फ, ज्यादा नहीं बोलूं, एक पेज आप सभी लोग लिख के लाएंगे कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। आप यदि ये लिख के लाएंगे तो उसके बेसिस में मैं खुद ही आपको बताऊंगी, ओके। आपको मैं खुद ही बताऊंगी उसके बेसिस पे कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा, किसके पीछे आपके लिए कितनी मेहनत आपको करनी है। Okay. Skills what you all need is communication skills. Communication skills के पीछे अब मैं आती हूँ, बात पॉइंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लैंग्वेज में अक्सर आप सोचते हैं जो आपका इंग्लिश का स्पीकिंग स्किल या हिंदी का स्पीकिंग स्किल, आप लोग सोचते हैं कि मेरा तो हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश में अगर मैं स्ट्रांग नहीं भी हुआ तो हिंदी तो, लेकिन कई बार अक्सर ऐसा मैंने नोटिस किया है आपका इंग्लिश तो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है और कई बार हिंदी भी आपका पुअर रहता है। हिंदी में भी आप अगर सोचें कि आप 100% परफेक्ट है तो वैसा नहीं है। हिंदी कोई बहुत इजी लैंग्वेज नहीं है। तो लैंग्वेजेस में आपको ये ध्यान देना होगा कि कोई भी हो लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हिंदी हो, चाहे वो हिंदी के साथ कोई फॉरेन का लैंग्वेज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी वो लैंग्वेज एटलीस्ट आपको परफेक्ट करना है। स्पीकिंग स्किल से लेके राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, सब कुछ। या फिर हिंदी में ही अगर आप सोच रहे हैं कि चलो मेरा इंग्लिश नहीं हो सकता है तो आप हिंदी को ही उतना स्ट्रांग बनाइए कि इंग्लिश नहीं भी हुआ आपका स्ट्रांग तो हिंदी उतना स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कोई तो एक लैंग्वेज होना चाहिए जो आप कंप्लीटली स्ट्रांग, आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप IAS के एग्जाम के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश ही बात करेंगे, ठीक है, हमारा मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहे तो इंग्लिश में भी आपसे पूछा जाएगा कि आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि एक लैंग्वेज लेकिन आपको अच्छा सही करना होगा। अगर आपने वो भी नहीं सही किया तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि दो लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आप स्ट्रॉन्ग करिए और दूसरा लैंग्वेज आना चाहिए एटलीस्ट। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, करियर मतलब अपॉर्चुनिटीज आपको ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जैसे दो अगर इंटरव्यू के लिए पर्सन आया है, किसी एक पर्सन को सिर्फ हिंदी आता है, किसी एक पर्सन को हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, तो जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन रहेगा वो हिंदी इंग्लिश जिसको दोनों आएगा या फिर जिसको मल्टीपल लैंग्वेज आ रहा होगा उसको चूज करेगा, ठीक है। किसी को टूरिज्म पसंद है यदि तो टूरिस्ट गाइड भी बन सकता है कोई। टूरिस्ट गाइड के लिए क्या इंपॉर्टेंट पता है, और कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स में भी मन नहीं लगता, साइंस में भी मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं, आप लैंग्वेजेस में ही आप अच्छे करिए, आप उतना लैंग्वेजेस सीखिए, फिर मल्टीपल लैंग्वेज सीख लीजिए। मल्टीपल लैंग्वेज आपने सीख लिया, आप टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं। आपको टूरिज्म में अगर इंटरेस्ट है और आप टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, उसके लिए आपको लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए और कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस। फॉरेन लैंग्वेजेस आता है तो जैसे वाराणसी है अपने खुद की जगह पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो एज ए टूरिस्ट गाइड भी एक करियर ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है पहले तो वो भी हमेशा कोशिश किया कीजिए कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरा आउटकम अगर अच्छा नहीं निकलता है तो अक्सर हमेशा कोशिश ही करना चाहिए कि उस आउटकम के पीछे जो है जो आपकी कमियां आई हैं उसको नोट करिए कि क्या प्रॉब्लम मेरे अंदर है जिसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी,
आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हुए, तो आप कोई भी करियर अचीव नहीं कर पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप अगर सोच रहे हैं कि करियर को चूज करने के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप छोड़ दें, तो वो उससे आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर रिस्पॉन्सिबल होंगे तभी तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आएगा, और तभी आप अपनी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे कि हाँ, मुझे ये स्टडीज करना है, मतलब ये चीज़ करना है। ठीक है। नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग आता है। कौन है जिसके अंदर नए नई चीज़ें क्रिएट करने का मन करता है? कोई? यस यस, हर्ष। आपको क्या क्या चीज़ें क्रिएट करने की पसंद है? आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिक चीज़ें, ओके। हिलना पहले बंद करो। इलेक्ट्रिक चीज़ें और ओके, मैंने भी इसका देखा है, हर्ष इसको जो है नई नई चीज़ें जैसे क्रिएट करना, जैसे कोई चीज़ बनाना, इलेक्ट्रिक चीज़ें बनाना, ये सारी चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो है कोई भी चीज़ मेकिंग, मतलब मॉडर्न मेकिंग या क्रिएटिव जो चीज़ें हैं, वो क्रिएटिव चीज़ों में, क्रिएटिव फील्ड में ये आगे जा सकता है, टेक्निकल चीज़ों में। इसका लेकिन अगर देखेंगे एक जगह बैठ के पढ़ने में, लिखने में ये समय मन नहीं लगता है ना? मन नहीं लगता है इसका, ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। क्लास में कोई चीज़ों में मन नहीं है, राइटिंग कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन फिजिकल चीज़ों में अगर आप देखोगे, फिजिकली वो पूरा क्रिएट करके पूरा मॉडल वगैरह सब बना के वो रखता है, नई नई चीज़ें क्रिएट करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है इगरनेस टू लर्न। इगरनेस टू लर्न मैंने वही बोला, एक पागलपन होना चाहिए अपने अंदर, एक पागलपन होना चाहिए, कोई चाह है उसको पूरा करने का, या फिर कोई चीज़ सीखने का कि हाँ, ये चीज़ मेरा अगर वीक है, इसको मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। स्किल्स, पर्सनल स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट होगा, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है। नाउ आई विल स्किप। अच्छा, ये स्किल्स जो आपको कहाँ डेवलप होता है, मैंने पहले आपको बता दिया है। स्कूल वगैरह में सोशल एक्टिविटीज़, जैसे कि मैंने बताया वॉलंटियर वर्क, जैसे अभी हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ था एनुअल फंक्शन, उसमें यदि आप एनुअल एज ए वॉलंटियर पार्टिसिपेट किए होंगे तो उससे पता चलता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर पर्सन जो है इस वॉलंटियर फील्ड में परफेक्ट है। तो इवेंट मैनेजमेंट अगेन उसमें आता है, इवेंट मैनेजमेंट, हाउस कोर्स, कम्युनिटी वर्क। कुछ लोगों को कम्युनिटी वर्क पसंद है, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बोलना पसंद है। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, या तो वो राजनीतिक जो है कार्य के में आगे जाते हैं, या तो वो टीचिंग फील्ड में जाते हैं। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उसको भी आप लोग अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये आफ्टर हाई स्कूल क्या क्या ऑप्शन है, जैसे हाई स्कूल के बाद में ही आपका जो है आपका स्टार्ट हो जाता है सब्जेक्ट। आप जैसे चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे आपको सीए बनना है, चार्टेड अकाउंटेंट। सीए का फुल फॉर्म क्या है? चार्टेड अकाउंटेंट। यदि आपको सीए बनना है तो आप 11th-12th में साइंस लेके क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? आप 11th से ही कॉमर्स फील्ड लेकर के पढ़ सकते हैं, राइट। तो आप करियर ऑप्शन के हिसाब से 10th के बाद आप जो है सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपने गोल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये जो है गोल्स क्या है मैंने ये पहले भी बता दिया, आपके क्या गोल्स हैं, आप किसके पीछे जा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप गलत डायरेक्शन में अगर मेहनत कर रहे हैं, वो हार्ड वर्क आपका किसी काम का नहीं होगा। ठीक है। हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट, ओके, एंड हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन ओनली मेक्स यू सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है। हु आर यू, मैंने ये क्वेश्चन पूछा, हु आर यू, ये जो है आप अपने आप से पूछिए। ठीक है। कि मैं क्या, कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, क्या किस फील्ड में जाना है। आया समझ में?
ज़्यादातर लोग को से मैंने सुना है कहते हुए कि मैम हमने तो मेहनत किया इस पीछे, लेकिन फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिला। अक्सर आईआईटी में बहुत सारा कोचिंग करने के बाद में, या फिर मेडिकल में भी बहुत सारी कोचिंग करने के बाद, वो सब करने के बाद जब सक्सेस नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं ये चीज़ कि मैंने मेहनत भी किया, इतना पैसा भी लगाया, इतना कोचिंग भी गया, फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिला। तो वो क्या कारण है? इसका मतलब वो आप उसके लिए बने ही नहीं थे, या आपके अंदर वो स्किल नहीं थी। और अगर कुछ कमी आ गया है, थोड़ी बहुत कमियां हैं, तो उसको आप उसके पीछे फोकस्ड नहीं थे। सारी चीज हो सकती है, या तो आपके अंदर वो स्किल नहीं है, या तो आपका वो आपके लिए नहीं था, या तो आपने उसके पीछे हार्ड वर्क ही नहीं किया। आप लोग कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? सच सच बताइएगा। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 1 भी घंटे नहीं। 2 घंटे में कितने घंटे सच में ही पढ़ाई किए होंगे? क्योंकि एक होता है किताब लेके बैठना। ठीक है, अब बताइए 1 घंटे में आप क्या कर लेंगे? सोचिए इमेजिन कीजिए आप 1 घंटे में क्या कर लेंगे। आपके पास सब्जेक्ट्स कितने हैं और टाइम। जितना समय आप लोग मोबाइल पर देते हैं, अगर उसका आधा भी समय अगर आप अपनी स्टडी पे दें तो बहुत। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जीके कंपटीशन एक नॉर्मल सा कंपटीशन हुआ था, आपने 10% उसमें तैयारी की थी, तो आपका रिज़ल्ट कैसा आया था? तो सोचिए अगर आप पूरे समय लग के करते तो मुझे तो लगता है आप लोगों का भी गोल्ड मेडल तो रखा ही था। तो अभी जैसा मैम ने बताया आपको, ये सच में एक्चुअल में यही चीज़ है कि आप किसी चीज़ को करने में कितना, क्योंकि अगर एक मूर्तिकार भी है ना, अगर वो पूरे दिन लग के अगर उस मूर्ति को तरासे नहीं ना, तो वो पत्थर ही रहता है, भगवान नहीं बनता। भगवान को भी बनाने में बहुत समय लगता है। तो सेम वही चीज़ आप लोगों के लिए भी है। स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। किसी भी लाइन में जाने के लिए पहला आपका है पढ़ाई। और कहा जाता है ना संस्कृत में, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वानिद्रा अल्पाचारी तथैव च विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, और तरह इच्छा, स्वानिद्रा कम सोना, अल्पाहार कम खाना, और पूरा सबसे अधिक कि गुरुओं की बात को मानना। समझ में आई बात? आए समझ में? तो कोई चीज आपको यदि अचीव करना है तो उसके लिए आपको टोटल हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। अब पढ़ाई को लिमिटेड कभी नहीं रखना है। आपको अगर टाइम मिल रहा है तो उससे ज्यादा पढ़ लीजिए, लेकिन कम नहीं। आप तो अपने कोर्स का भी पढ़ाई शायद से उतना डीपली नहीं करते। सबसे मेन चीज़ आप अपने मन को पहले शांत करना सीखिए। फॉर एग्जाम्पल आप 5 बजे का अलार्म लगा दिए, ठीक है, 5 बजे का अलार्म लगा दिया आप लोगों ने, और आपने सोचा कि अब 5 बज गए हैं, 5 बजे का अलार्म लगा दिया, अब मुझे 5 बजे उठना है, ठीक है। 5 बजे से मुझे 4 घंटे एकदम जम के पढ़ाई करनी है, आपके मन ने ठान लिया। और फिर भोर के 5 बजते हैं, है ना, तो आपने अपना कर्टेन, आपने अपना विंडो खोला, पर्दा हटाया और देखा अरे अभी तो अंधेरा है, 5 मिनट और सो लेता हूँ, है ना। अब वो 5 मिनट आपने सोया तो आपकी नींद कब खुली? एग्जैक्ट 8:30 बजे। कितने बजे खुली? 8:30 बजे। अब वो आपका गिल्ट आपको पूरे दिन, अरे आपने सोचा अरे मैं 5 घंटे पढ़ने वाला था, अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप उस 8:30 से जोड़ के क्यों नहीं 5 घंटे पढ़ते हैं? क्यों आप 5 बजे ही पढ़ना शुरू करेंगे? रॉन्ग। आप जब जागो तभी सवेरा। तो पहले अपने अंदर अपने मन को स्थिर कीजिए कि मुझे स्थिर होके पढ़ना है, और जिस समय आप टारगेट बनाइए उस टारगेट पर उठिए कि मुझे इस समय उठना है, मुझे पढ़ना है। समझ में आई बात? जैसे कि मैम ने बताया अभी कि आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, मतलब डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन मतलब जो आप, कई बार ऐसा होता है टाइम टेबल बना लेते हैं कि आज मैं इतने से इतने बजे तक ये पढ़ूंगा, एग्जाम आया, एग्जाम के एक दिन पहले अक्सर टाइम टेबल बनता है, सभी बच्चों का टाइम टेबल बनता है,
पर कितने बच्चों का वो टाइम टेबल पूरा होता है, कभी नहीं होता है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि हाँ इतने से इतने बजे तक मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतने से ये बजे तक इतना खत्म कर लूंगा, लेकिन वो खत्म नहीं करते। पढ़ रहे हैं, फिर पता चला कि मोबाइल पे डिस्ट्रैक्शन चला गया, कभी किसी चीज़ पे डिस्ट्रैक्शन चला गया, अक्सर मोबाइल। तो जो डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ें हैं उनको अपने से आप दूर कर लीजिए। जैसे आपको पता है कि 3 घंटे मुझे पढ़ाई करना है, मान लो 4 से 6 बजे तक आपको पढ़ाई करना है, तो आप अपने आसपास मोबाइल रहने ही मत दीजिए, आप किसी और को दे दीजिए। आया समझ में? मोबाइल फोन दूर रखिए, टीवी ऑफ, कंप्लीटली अपने आप को बंद कर लीजिए कमरे में, और टोटल सिर्फ वो किताब रहे और आप रहे। आया समझ में? तो डिस्ट्रैक्शन वाली जितनी भी चीजें हैं उनको हमेशा अपने से दूर करिए पढ़ाई के बाद। एक बार पढ़ाई खत्म हो गया तो उसके बाद आप ले सकते हैं कोई भी चीज, आप खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आया समझ में? तो जो जितनी भी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, डिस्ट्रैक्शन वाली सारी चीजों को आप हमेशा खुद से दूर रखा कीजिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि वही चीजें हैं जो आपका टाइम टेबल बिगाड़ देती है। आप टाइम टेबल तो बनाते हैं, फिर अगले दिन सोचते हैं कि चलो आज तो मैं करूँगा, कल मैंने इतने बजे तक कर रखा था पर कल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपका फोकस ही नहीं था उस पर। आया समझ में? तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान में रखिएगा पढ़ाई करते हुए। अब मैं आपको बता रही हूँ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है? ये बताने के बाद मैं आपको अपना स्टोरी जरूर सुनाऊंगी, ठीक है? बिकॉज ये गाइडेंस करियर का मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखा है, जिसे मैंने मिस किया, और किस तरह से वो प्रॉब्लम हुए वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आपसे, ताकि वो चीज़ें आप ना करें। आया समझ में? कन्वेंशनल टाइप, जिसमें लोग, जो बच्चे लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है, जैसे रिकॉर्ड्स हैं, वो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर रहते हैं कि वेल मेंटेन करते हैं, जैसे कि सिस्टमेटिकली, हाँ ये अपनी बुक से रिलेटेड या कोई भी चीज़ें रिलेटेड, कोई भी डेटा है वो अपना लिखते रहते हैं, ठीक है? और सिस्टमेटिकली एक जगह बैठते हैं, या तो कोई स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ेगा, सिस्टमेटिकली बैठते हैं। इस टाइप के जितने भी पर्सन हैं जो सिस्टमेटिकली बैठ करके एक जगह कार्य करना पसंद करते हैं, उनके लिए जो जॉब ऑप्शन है ये है: बैंकर, बिजनेस टीचर, क्लर्क, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ऑफिस मैनेजर, सेक्रेटरी, डेटा प्रोसेसर, प्रूफ रीडर, क्रेडिट मैनेजर। अब ऑफिस मैनेजर का पता ही है सबको, जो ऑफिस होगा मैनेजमेंट के लिए। डेटा प्रोसेसर जो है, डेटा प्रोसेस करने वाला, जो कंप्यूटर में जो डेटा होता है, कि कोई भी डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कि डेटा कलेक्शन क्या होता है, कोई भी डेटा कलेक्शन हो सकता है। डेटा कलेक्शन क्लास का हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्कोर, नंबर ऑफ परसेंटेज, ठीक है, ये कोई भी डेटा हो सकता है। तो सारा जो डेटा होता है हम कंप्यूटर में कहाँ फीड करते हैं? कंप्यूटर में। किस पे होता है फीड, बताइए? कंप्यूटर में। चलिए, कंप्यूटर में किस में फीड होता है? आपने पढ़ा है ना? डेटा वगैरह कहाँ पे आप मैनेज करते हैं? किस पे? कौन से सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे करते हैं ना ये काम, ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जो डेटा वगैरह जो आप फीड करते हैं उसका प्रोसेसिंग होता है, ठीक है? जैसे काउंटिंग, उसका वो, तो जितने भी प्रोसेसिंग वगैरह काम है ये सब भी एक जॉब ऑप्शन है। कई जगह आपने देखा होगा, चाहे हॉस्पिटल का हो, रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं, कई जगह है, बहुत प्रकार के जॉब, ठीक है? नेक्स्ट है, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जो है इस टाइप की क्वालिटी बहुत पहले से होती है कि कोई चीज़ लिया, उसको 4 पैसा 5 पैसा बढ़ा करके दूसरे को बेच दिया, ठीक है? ऐसा जो है, मैं एक स्टूडेंट को देख ही रही हूँ, वो पता है क्या करता था? बहुत गलत कार्य करता था, बहुत ही गलत कार्य करता था, लेकिन वही पर्सन जो है सुधरा, और जो सुधरा तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो अक्सर जो है क्या करता था, जो कार का लोगो नहीं होता है, कार का लोगो वो अगर निकालता था, उसने दिमाग ये लगाया कि लोगो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो लोगो अगर जो है ले जा करके कार वाले को ये सब इधर उधर देता था, बहुत गलत कार्य करता था। फिर बाद में उसको दिमाग में आया कि मैं गलत डायरेक्शन में क्यों मेहनत कर रहा हूँ। आया समझ में? मुझे ये जो चीज़ें करना है पैसा कमाने के लिए ना, तो मैं क्यों ना इस सही डायरेक्शन में। तब उसने अपने आप को सुधार लिया टोटली। गलत कार्य मतलब वो चोरी करता था,
लोगों चोरी करके फेंक देता था, लेकिन उसने गलत कार्य को रोका और फिर उसने सही कार्य करना शुरू किया, और फिर जब सही कार्य करना शुरू किया बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ। मुझे उनका नाम लिटरली याद नहीं आ रहा है अभी। उनका खुद का जो है मोटिवेशन स्पीच वगैरह भी बहुत रहता है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे। वो मैनेजर, सेल्समैन, कॉन्ट्रैक्टर, देन कुछ ऐसे होंगे जिनको सोशल वर्क करना बहुत पसंद हो। कितने लोगों को सोशल वर्क बहुत पसंद है, जो जैसे कहीं जा रहे हैं, कोई नीडी पीपल को देखते ही एकदम अपने अंदर एकदम इमोशन जाग जाती है कि हाँ चलो अभी उठा करके। नंदनी, यस, आप किस तरह हेल्प करती हैं? मैम दीदीज को मनी वगैरह जो मेरे पास हो मैं उनको देती हूँ। वेरी नाइस। तो इसको सोशल वर्क करना बहुत पसंद है। जितने भी सोशल वर्क करना पसंद करते हैं, जैसे कि टीचिंग, हेल्पिंग या काउंसलिंग, जो कि मैं कर रही हूँ, ओके, तो ये इस टाइप के लोग जो है काउंसलर बन सकते हैं, सोशल सर्विस डायरेक्टर बन सकते हैं, इंटरव्यूअर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, नर्स का बेसिकली क्या वर्क है? सोशल वर्क जैसा ही है वो, क्योंकि वो सबका हेल्प करती है, जितने भी पेशेंट है उनका हेल्प करती है। बहुत बड़ा रोल है उनका, नर्स का बहुत बड़ा रोल है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो आदर्श, क्यूरियोसिटी, यू आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट एनी टॉपिक, राइट? तो क्यूरियोसिटी अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा है, और जो साइंस ओरिएंटेड रहते हैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी हमेशा होती है हर चीज जानने की। ये मेरे अंदर भी हर प्रकार की क्यूरियोसिटी रहती है, वो साइंस टॉपिक रिलेटेड भी और नॉर्मल कोई भी बातें रिलेटेड भी क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज जानने की। और ऐसा नहीं है कि वो चीज रिवील करे सबसे, बस सबसे जानना रहता है, सारा इंफॉर्मेशन नॉलेज लेना रहता है। ऐसा रहता है कि बस सबसे जहाँ से बस नॉलेज मिले हम क्रैक कर लें, ठीक है। तो इस टाइप के जो चिल्ड्रन होते हैं वो केमिस्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, फिजिशियन हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, बायोलॉजिस्ट, रिसर्च एक्टिविटी में जा सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड लाइफ जो मैंने बताया, वाइल्ड लाइफ में भी क्यूरियोसिटी मतलब रिसर्च रिलेटेड ही, ठीक है। उसमें वाइल्ड लाइफ में दो चीजें हैं, एक फोटोग्राफी और वो, किसी के अंदर अगर फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है, किसी को सिर्फ फोटो क्लिक करना पसंद है, भाई पढ़ाई लिखाई से मन नहीं लग रहा है बट फोटो खींचने में, सेल्फी लेने में, सब में सिर्फ मन लग रहा हो, सिर्फ ऐसा कोई है जिसका फोटो ही खींचने में मन लगता हो? नंदिनी कहाँ है? नंदिनी का मन रहता है। चलो खड़े हो जाओ। आपका सिर्फ फोटो खींचने में मन लगता है, राइट? और पढ़ाई में कितना मन लगता है? 0। तो आप मान के चलिए, अगर आपका फोटोग्राफी में मन लग रहा है तो आप उसके पीछे भी ऐसा फोकस हो, पैशनेटेड हो कि अपने आप के फालतू चीजें का फोटो लेने की बजाय जो अच्छी चीजें से, मतलब बाहर का जो नेचर में जाइए, आप नेचुरल चीजों को, हर एक चीजों का फोटोग्राफी कीजिए, कुछ नई चीजें आपको जो दिखे नेचर में उसकी फोटोग्राफी कीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, आप वाइल्ड लाइफ के लिए आपका हो जाएगा, या फिर नेचुरलिस्ट के लिए। नेचुरलिस्ट का काम ही होता है ये। अगर आप नेचुरलिस्ट बन गए तो नेचर रिलेटेड, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो, चाहे वो एनिमल स्पीसीज हो, किसी भी चीज से रिलेटेड उसकी फोटोग्राफी करनी होती है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है। सिर्फ फोटोग्राफी से मतलब नहीं है, आपको आइडेंटिफिकेशन भी सीखना पड़ेगा, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो। अगर आप आइडेंटिफिकेशन सीख गई, जैसे मैंने बताया था पिछली बार, बटरफ्लाईज एंड बर्ड्स वगैरह का आइडेंटिफिकेशन, कितने लोगों को याद है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप कभी एजुकेशनल टूर पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो आप उसकी फोटोग्राफी कीजिए और उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा, 1 वीक के लिए सिर्फ नेचुरलिस्ट लोगों को जो है जाके सिर्फ फोटोग्राफी करके आइडेंटिफाई करके मतलब प्रोजेक्ट वर्क के अंदर रहता है, और वो जब सबमिट करते हैं उनको सिर्फ 1 वीक का 15,000 मिलता है, 1 वीक का सिर्फ। और ऐसा लोग हायर करते हैं, कौन हायर करते हैं मालूम है? बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह, जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनको किसी जगह अपना कंपनी एस्टैब्लिश करना है तो उनको वहाँ का बायोडाइवर्सिटी गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है ना, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो उसका जो बायोडाइवर्सिटी सबमिट करना पड़ता है कि क्या बायोडाइवर्सिटी है उस पर्टिकुलर आसपास के एरिया में,
तो उसके लिए नेचुरलिस्ट हायर करते हैं, ठीक है। तो जो नेचुरलिस्ट बन सकते हैं, जो जिनके फोटोग्राफी वगैरह में इंटरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पार्ट है मैकेनिकल, जैसे कि तुमने बोला टेक्निकल चीज़ों में किसी को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक वायर्स ये सब लेकर के दिन भर उसी में काम करने में मन लगता है मैकेनिकल चीज़ों में, तो वो लोग इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्चर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, मिलिट्री ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर। टेक्निकल चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है, क्राफ्ट पर्सन, ठीक है। तो यू हैव टू प्लान योर करियर। नेक्स्ट, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने कहानी जैसे सुना है, ये मैम डिफरेंट जो है करियर के बारे में तो बता दिया, गोल सेटिंग बता दिया, आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। अब इम्पोर्टेंट चीज ये आता है कि आपको स्ट्रीम मालूम होना चाहिए कि किस किस स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। जैसे यदि आप साइंस फील्ड में देखें तो साइंस फील्ड में कई प्रकार होते हैं। देखिए जनरल साइंस, जनरल साइंस में के अंदर पीसीएमबी होता है, प्लस इंग्लिश और एक और लैंग्वेज, चाहे हिंदी चाहे आप कोई भी लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, ये सब ग्रेजुएशन वगैरह में, चाहे आप 11th-12th में पीसीएमबी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, इंग्लिश प्लस आईटी, पीसीएम प्लस इंग्लिश, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश लैंग्वेज और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, कोई और से सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं। अगर आपको मैथ्स नहीं लेना है, अगर मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, एक लैंग्वेज और एक कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? फिलोसफी हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है। ये डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपको कोई गोल सेटअप करना है कि मुझे ये बनना है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको सब्जेक्ट ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बाइफोकल सब्जेक्ट। बाइफोकल में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर बाइफोकल सब्जेक्ट होता है, जैसे कि किसी को मान लो इंजीनियरिंग में ही जाना है, तो अगर उसको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है या इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन वाला इंजीनियरिंग करना है, तो वो पर्टिकुलर 11th-12th से उसकी पढ़ाई करें। आपने अगर सोच लिया है कि नहीं भाई मुझे पूरा मेहनत, पूरा ये जी जान से मेरा इंटरेस्ट भी है, मुझे खुशी भी मिलता है, मुझे इंजीनियरिंग ही करना है और मेरे अंदर ये स्किल्स भी है, तो आपको बाइफोकल का ही ये सब्जेक्ट फिर चूज करना होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ में इंग्लिश रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो रहेगा, मैथ्स तभी आप छोड़ सकते हैं जब आप बायो लेंगे उसके साथ, ठीक है, तब तक मैथ्स तो रहेगा। मैथ्स के साथ में आइदर कंप्यूटर साइंस, क्योंकि जो इंजीनियरिंग करेगा उसको मैथ्स कंपलसरी रहना चाहिए 11th-12th में, ठीक है। इंजीनियरिंग करना है तो आपको मैथ्स जरूरी है, उसके साथ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल या मैकेनिकल, कोई भी एक बाइफोकल सब्जेक्ट लेकर के आप 11th-12th में ही से ही पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे समझ में 11th-12th से ही आपने पढ़ाई कर लिया अगर उस सब्जेक्ट का, आपका समझ लीजिए आधा, मतलब फर्स्ट ईयर समझ लीजिए इंजीनियरिंग वैसे ही क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आप जाएंगे तो बड़े इजीली आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है पीसीएम ग्रुप से रिलेटेड, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यदि आपने लिया है केमिस्ट्री में, ये आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, आपको अभी थोड़ा मजाक में लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको, और भविष्य में उस चीज़ का पछतावा होता है अगर हमें कोई गाइड करने वाला ना हो। हम लोग अक्सर गलत राह चूज करके हमेशा, अक्सर मैक्सिमम 50% पीपल से अगर तुम पूछोगे तो तुम्हें यही पता रहेगा, वही बोलेगा मुझे बनना तो ये था, आज ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये तो बनना था। मेरे से पूछो, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मुझे डॉक्टर बनना था टीचिंग फील्ड में, ऐसे समझ में। तो वो जो है चीजें जो है कई बार साथ नहीं देती, ठीक है। साइंस अगर पीसीएम ग्रुप आपने लिया है तो इसमें आपको
इंजीनियरिंग है जिसके लिए JEE का एग्जाम देना पड़ता है, एंट्रेंस। JEE एंट्रेंस एग्जाम दे करके आप इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग के लिए आप कर सकते हैं। आर्किटेक्चर के लिए आपको नाटा करके है, NAT है आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इथिकल हैकिंग, इथिकल हैकिंग, हैकर कंप्यूटर, ठीक है। डिफेंस, डिफेंस में यदि आप जाना चाहते हैं, हैकर वही बन सकते हैं जो जिसका खुरापाती में मन लगता है, एकदम खुरापात दिमाग है जिसका, ठीक है। डिफेंस में यदि किसी को जाना है, डिफेंस, आपको NDA का एग्जाम देना पड़ेगा। NDA एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। उस एंट्रेंस एग्जाम से आप डिफेंस के लिए चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आपने अगर PCM ग्रुप लिया है तो BSc इन कंप्यूटर साइंस, BSc इन IT और प्लेन BSc भी कर सकते हैं मैथ्स लेके, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट रहेगा आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और अगर कंप्यूटर साइंस रहता है तो उसमें आपका जो है, उसमें से कंप्यूटर साइंस एक ऑप्शन, मतलब एक और ऑप्शन चूज हो जाएगा। BSc इन IT, लेकिन मैथ जरूर रहेगा, मैथ जरूर रहेगा, ठीक है। BSc बिल्कुल ध्यान दीजिए, जरूर ध्यान दीजिए। छोटे वाले ध्यान नहीं भी दे रहे हैं तो उन लोग को तो सब मजाक ही लग रहा है, खेल लग रहा है, उन लोग खेलने ही आए हैं, लेकिन आप लोग जो है ध्यान दीजिए, ठीक है। डिफेंस, एविएशन, मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी में बहुत अच्छा ऑप्शन है। फेलियर में उन लोगों को वो गलत बात नहीं बोल रहा है, मैक्सिमम फेलियर लोग जो है मर्चेंट नेवी ऑप्शन चूज करते हैं। कुछ लोग तो मान लीजिए टेक्निकली वो स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से चूज करते हैं, मतलब एक्चुअली में हुआ इंटरेस्ट होता है मर्चेंट नेवी में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मर्चेंट नेवी में तो सेकेंड डिवीजन आ गया, अब कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, चलो मर्चेंट नेवी में चलते हैं। अब वो मर्चेंट नेवी में जाके इतना बढ़िया कर लेते हैं, इतना बढ़िया कर लेते हैं कि पूरा देश विदेश पूरा टूर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ऐसी लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इतना अच्छा जॉब ऑप्शन है मर्चेंट नेवी। बस आपको शिप पे जाना है। अगर आप इंजीनियरिंग करके मर्चेंट नेवी में जाते हैं, अगर इंजीनियरिंग करके जाते हैं तो आपको अच्छी पोस्ट मिलती है। फर्क बस इन चीज़ों का होगा। आप अगर इंजीनियरिंग करके जा रहे हैं या कोई पर्टिकुलर डिप्लोमा है तो आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी। और ऐसे नॉर्मली अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छी पोस्ट नहीं मिलती, लेकिन हाँ आपको ऊपर उठने में समय लगता है। जितने जल्दी आप ये करके आप उड़ जाते हो, वहां से आपको उठने में बहुत समय लगता है। और कई साल मेहनत की बात, जो मैं फेलियर लोगों की बात कर रही हूँ, कि जो फेलियर लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो मतलब कई बार बहुत सारे लोग गए हैं और वो धीरे धीरे मेहनत, लेकिन फिर भी एक चूज उन्होंने किया, उसके पीछे मेहनत की, इसलिए, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस पता है क्या, बताइए। जो फॉरेंसिक डॉक्टर्स होते हैं, बॉडी के बारे में, यस, डेड बॉडी पर जानना बताना। फॉरेंसिक साइंस बेसिकली, फॉरेंसिक साइंस में मतलब DNA मैच करना, ये सारी चीज़ें जो है, जो क्राइम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो सारे जो क्राइम एस्पेक्ट में जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को डिटेक्ट करना। और जैसे कि आपका DNA वगैरह, DNA सैंपल वगैरह ज़्यादातर मैच करना, और बहुत सारी चीज़ें, जो ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक साइंस की होती है। और जितने भी क्राइम रिलेटेड चीज़ें हैं, हमेशा फॉरेंसिक लैब में जाता है। सैंपल जो है क्राइम का, जितने भी क्राइम रिलेटेड, वो सब फॉरेंसिक लैब में जाता है। आपने देखा होगा, ठीक है। किस लिए जाता है? ब्लड सैंपल के लिए, ब्लड सैंपल के लिए जाता है। आपका टिश्यू